मैं ये कहूंगा कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस जो पिटिशनर चाहते थे वो आ जाता तो सरकार को इस देश में करीब 160 कानून बदलने होते। सेम सेक्स मैरिज को इस्लाम, होमोसेक्सुअलिटी और इन सब चीजों के खिलाफ है। सरकार ने एक एफिडेविट दायर किया था। उन्होंने एक बात कही थी, जब एक सेक्स के पेरेंट्स होंगे तो उनका बच्चों का, जो उनके बच्चे अडॉप्ट होंगे, उनका लिमिटेड एक्सपोजर होगा एज फार एज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर कंसर्न। शबाना आजमी और नंदिता दास थी, और फायर मूवी में इट वाज अबाउट टू वुमेन, देवरानी जेठानी थी, who enter into relationship and it was based in बनारस। ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कोर्ट्स है। इसको इशू को पार्लियामेंट के जरिए डील होना चाहिए। In 1988, 2 women constables married each other. I think it's a very historical day. Like सुबह से या फिर कल शाम से everybody is in a rush. क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बट मैं एक सिंगल क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे कि व्हाट हैपेंड टुडे? आज एक्चुअली हुआ क्या है? देखिए, ये जो सेम सेक्स मैरिजेस वाला इशू है, ये कोई एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी का इशू नहीं है, राइट। लेकिन क्या है कि कई चीजें ऐसी होती हैं देश में और सरकार में, कानून में, जिनका इम्पैक्ट फार रीचिंग हो सकता है। यानी मैं ये कहूंगा कि अगर सेम सेक्स मैरिजेस का सरकार की तरफ, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जो पिटिशनर चाहते थे वो आ जाता तो सरकार को इस देश में करीब 160 कानून बदलने होते। 160 provisions in different laws needed to be changed. Now, what are we looking at? We are looking at 34 nations already having recognized same-sex marriages. Right. Total population covered is something close to 1 billion people, which is 17% of the world's population. 35th country is going to be Estonia, जो कि 1 जनवरी 2024 से सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली है। नाउ व्हाट वाज द पिटिशन? बड़े सिंपल टर्म में पिटिशन ये थी, जो सेम सेक्स मैरिज के एडवोकेट्स थे, जो कपल्स थे, उनका कहना था कि जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तहत सिविल यूनियन जो होता है, यानी कपल्स के बीच में जो द मैरिजेस विच आर देयर, उसमें डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, सबको शादी करने का हक है। दे हैव अ राइट टू मैरी। नाउ अंडर दैट दे वांटेड स्पेशल सेक्स मैरिजेस को भी, कानून को एक्सपैंड करके स्पेशल सेक्स मैरिजेस को भी उसमें शामिल कर दिया जाना चाहिए था। यानी डेफिनेशंस नीडेड टू बी एक्सपैंडेड। नाउ इवेंचुअली इसका मतलब क्या था कि वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरी हो जाए। ये एक उनका आर्ग्यूमेंट था बाय द LGBTQ प्लस कम्युनिटी जो थी, कि उनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जो याचिका है उस पे कहेगी कि दे शुड बी गिवन रिकग्निशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरिज इक्वालिटी। ये टर्मिनोलॉजी है कि शादी करने का बराबरी हक जो है, उनकी जो हक है उसको एक वैलिडेशन मिले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हुआ क्या है कि नटशेल में कि वो क्या चाहते थे, LGBTQ प्लस कम्युनिटी क्या चाहती है। मैं सिंपल टर्म में आम आदमी को बताता हूँ कि कुछ साल पहले कोर्ट में केस गया था। दलील हुई थी कि जो ये जो कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड आप लोगों का, देश की जनता का, उनका जो आधार कार्ड है उसको हर चीज में कोई भी एड्रेस प्रूफ या कुछ चाहिए होता था तो आधार कार्ड मांगा जाता था। उस समय पे पूरा आधार कार्ड का कवरेज नहीं हुआ था, और कुछ लोगों को आपत्ति ये थी कि आधार कार्ड से लिंक्ड उनके बायोमेट्रिक हैं और तमाम प्राइवेट डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है। तो कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार बी मेड मैंडेटरी। ठीक है, ये कोर्ट की रूलिंग थी। ठीक है, कि आधार कार्ड बी मेड मैंडेटरी, अदर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें उसके लिए हो सकता है। जो देना चाहे स्वायत्त तौर पे वॉलंटरीली वो दे सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं एक टेलीफोन का सिम कार्ड लेने जाऊं, या टेलीफोन कनेक्शन लेने जाऊं, या गैस का चूल्हा लेने जाऊं, तो अमूमन हर जगह पे आधार ही मांगते थे। लेकिन तब मेरे जैसा आदमी जो कि इस कानून को जानता था, तो वो खड़े होकर कहता था कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट यू कैन नॉट मेक आधार मैंडेटरी। आपको दूसरी आइडेंटिटी वैलिडेशन चल सकते हैं। नाउ व्हाट द LGBTQ प्लस कम्युनिटी वाज होपिंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि SSM के तहत इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये
जो सेम सेक्स मैरिज है ये रिकग्नाइज होती है तो वो कहीं भी कोई आपत्ति करता उस आपत्ति के खिलाफ खड़े होकर कह सकते थे दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिकग्नाइज्ड इक्वालिटी इन मैरिज फॉर द सेम सेक्स मैरिजेस। ये एक उसकी उम्मीद थी उनको। 5 जजों की एक बेंच थी जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा थे। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल रिकग्निशन की उम्मीद थी वो नहीं मिली। यानी लोग शादी कर सकते हैं लेकिन क्या है कि वो कानूनन अगर कोई उसके तहत जो इमर्जिंग चीजें हैं वो उनको कोई वैलिडिटी अभी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कोर्ट्स है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका एक कारण क्या है कि क्यों कहा गया बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कोर्ट्स, कि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कोर्ट्स है। इसको इशू को पार्लियामेंट के जरिए डील होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो कि कोर्ट की तरफ से विच विल बी LGBTQ कम्युनिटी प्लस कम्युनिटी के लिए आज एक सेटबैक है कि वो जो चाहते थे वो नहीं मिला कोर्ट से। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की एक लाइन जो है दैट क्वियर रिलेशनशिप शुड नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, ये एक बहुत अहम स्टेप है। उसके अलावा एक कमेटी के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है जिस कमेटी को ये देखना होगा कि उन लोगों को कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पाए कि राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, तो वो कमेटी जांच करेगी क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसके तहत उनको किसी तरह का राइट्स फ्रेम किए जाएंगे। मतलब उन्हें राइट्स नहीं दे सकते, राइट्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी भेदभाव ना हो। क्योंकि एक बहुत देखिए ये स्ट्रगल इसको जब देखिए अगर तो एक स्ट्रगल है, लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस जो है उसके खिलाफ एक स्ट्रगल है ये, और उसके खिलाफ सोसाइटी हमारी अभी भी कंजर्वेटिव है। या हम कहें कि ये एक ऐसा मुद्दा इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं कहूंगा कि देयर इज नो रिलीजियस डिवाइड। राइट, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस केस, द जमाते उलेमाए हिंद जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अप्रैल 1, 2023 में जब ये हियरिंग हुई तो इसमें पिटीशन डाली उन्होंने एफिडेविट कि वो सेम सेक्स मैरिज को इस्लाम, होमोसेक्सुअलिटी और इन सब चीजों के खिलाफ है, ये डाली थी। ठीक है। तो हिंदुस्तान के 2 बड़े धर्म जो हैं, हिंदू और इस्लाम, अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक व्यू लिया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों का ना हो। अभी क्या होता है देखिए कि अगर कोई ऐसा एक कपल होता है, उनके साथ कोई झगड़ा होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, वो पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस उनका केस रजिस्टर करने से मना करती है। राइट। एक समय मैं इतिहास में लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, ये 1990s की बात है जब HIV और एड्स के बारे में ज्ञानता बहुत कम थी और लोगों को ये हालत आ गई थी कि HIV और एड्स के जो पेशेंट हुआ करते थे उनको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इलाज करने से मना कर देते थे। एक सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी थी, एंड दैट अनटचेबिलिटी हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम टू बी रिमूव्ड इवेंचुअली। बहुत टीवी एड्स बने, कमर्शियल्स बने, कैंपेन्स बने। दैट इज व्हाई दिस कोर्ट ऑर्डर कैन बी सीन वन स्टेप फॉरवर्ड। राइट, दैट इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन the apex court of the country is saying there should be no discrimination. अगर आप जस्टिस चंद्रचूड़ का साहब का बयान देखें तो उन्होंने ये बात कही है कि that there were disagreements and there were agreements, right, as far as this order is concerned. Right. लेकिन ये बात सबके तरफ से आई है कि कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक that is a step forward as far as these organizations are concerned. I mean, जैसे जो कपल हैं, समलैंगिक कपल होते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उन्हें घर नहीं मिलते। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के लग रहा है कि इस पे ये स्टेटमेंट कोट किया गया है कि ऐसा भेदभाव इन कपल्स के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब अभी भी अगर इस जितनी भी मैंने डिस्कशन सुनी, मैं उससे ये समझूंगा कि सेम सेक्स मैरिज कानून के दायरे में नहीं है, बट दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का कहना है कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो सर अब मेरा एक सवाल ये है, इसमें एक और ऐड करूंगा। ठीक है सर। एडॉप्शन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा। हाँ सर, मैं उस पे वेदर नॉन हेटेरोसेक्सुअल जो कपल्स हैं, क्या वो एडॉप्ट कर सकते हैं? तो जब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपना ऑर्डर पढ़ा तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही कि उन्होंने कहा था कि जब राइट टू चूज पार्टनर्स होना चाहिए
तो उसके अलावा ये भी आया कि जो यूनियंस हैं, कॉल साहब ने भी कहा, जस्टिस कॉल ने भी कहा दैट नॉन हेट्रोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस, यानी स्त्री पुरुष और पुरुष पुरुष या महिला महिला जो कपल्स हैं, वो एक कॉइन के दो साइड्स हैं। राइट। उनका फेवर था कि इसमें एडॉप्शन परमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स और नॉन हेट्रोसेक्सुअल कोई फर्क नहीं है, राइट। यानी कोई वात्सल्य की कमी की बात जो है वो नहीं कही जा सकती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस तीन जो अलग थे, जो तीन इस पे पृथक थे इस मामले में, उन्होंने रूल किया कि जो हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सरकार ने एक एफिडेविट दायर किया था जी। जो एक सेंटर की तरफ से एफिडेविट आया था, जो संगठन एनसीपीसीआर, उन्होंने एक बात कही थी कि जब एक सेक्स के पेरेंट्स होंगे तो उनका बच्चों का, जो उनके बच्चे अडॉप्ट होंगे, उनका लिमिटेड एक्सपोजर होगा एज फार एज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर कंसर्न, यानी Okay. लड़की माता का रोल नहीं सीख पाएगी Right. अगर उसके दोनों पेरेंट्स पुरुष हैं, और अगर दोनों कपल के दोनों जो मेंबर हैं वो महिलाएं हैं, तो बेटा जो है जो अडॉप्ट होगा वो जेंडर रोल्स और जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस और जेंडर एक्सेप्टेंस जैसी जो चीजें हैं उनको नहीं समझ मतलब फेमिनिन एक होता है फेमिनिन या फिर मैस्कुलिन जो पेरेंटिंग होती है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ट्रेड्स एंड डिफरेंट। ट्रेडिशंस जो राइट हैं। राइट। क्योंकि हम हमारी सोसाइटी उसमें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हम अगर पीछे ले जाए ना, राइट। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस की अगर हिस्ट्री देखें यस। तो क्या है कि अगर हिस्ट्री देखें तो मैं इतिहास में जाऊं तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1990 के दशक में अच्छा। इस पे काफी बातें शुरू हो गई, खासकर जब ये मैंने आपको बताया ना कि एड्स पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा था, राइट और उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जहां पे गे कपल था, राइट, होमोसेक्सुअल कपल होता था, और उसमें गे एचआईवी का प्रेवलेंस ज्यादा होता था। आपको याद होगा कि टॉम हैंक्स की एक मूवी भी आई थी इसको लेकर के, जिसमें वकील नहीं मिल रहा था। टॉम हैंक्स एड्स के पेशेंट थे, उनको एक समलैंगिक रिलेशनशिप में थे, उनको एड्स हो जाती है, तो उनकी कंपनी उनको निकाल देती है, राइट। और उसके कारण से उनको कोई वकील नहीं मिल रहा था कंपनी के खिलाफ। तो उस समय का यह वाकया है। पहली बार 1990 के दशक में LGBTQ, ये प्लस बाद में जुड़ा है, अच्छा। इस कम्युनिटी की बातचीत शुरू हो गई थी। राइट। और एक समय आया था 1988 में, अगर मेरे को याद आता है, तो लोग कहते हैं ना ये नया अर्बन फिनोमेना है, राइट या ये इलीट, अर्बन इलीट्स का फिनोमेना है। राइट। In 1988, two women constables married each other. There was a huge controversy over it. राइट। लेकिन कांस्टेबल्स किसी बहुत रईस घराने या दिल्ली के प्रिविलेज नहीं पृथ्वीराज होते। रोड पे या बॉम्बे के विले पार्ले से नहीं आई थी। राइट। They belong to the middle classes and they belong to say constables. They were constables and they were women. So उस समय पे ये बात प्रिविलेज में थी, ये चीजें थी, मगर क्लोजेटेड थी ज्यादा। 1990 में ये सब चलता रहा। उसके बाद 1991 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब जो है एक प्रोजेक्ट में छपी, जो एक 70 पेज की रिपोर्ट आई, राइट। जिसका टाइटल था लेस देन गे। लेस देन गे। ओके। लेस देन गे नाम की एक किताब आती है, और उस किताब के अंदर पहली बार इस इशू पे बृहद तरीके से 70 पेज की रिपोर्ट में बातचीत होती है। उसको बाद में कहा गया, इट वाज कॉल्ड द पिंक बुक। पिंक बुक। आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पिंक बुक उसका नाम रखा गया, क्योंकि उस समय पे गेज के प्रति डिस्क्रिमिनेशन खासकर HIV एड्स के कारण थोड़ा सा बढ़ गया था। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग और घटना होती है। 1994 के सन में किरण बेदी जो थी वो तिहाड़ जेल की इंचार्ज थी, राइट। और उन एक समय पे काफी ये प्रेवलेंस हुआ कि एक फॉर ए सेफ्टी मेजर तिहाड़ जेल के अंदर कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे बिटवीन जेल प्रिजनर्स ओके। टू मेक देयर रिलेशनशिप सेफ। ओके। किरण बेदी ने कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया। कहा यह गया कि वो समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं कॉन्डम्स बांट करके। ठीक है। So what was a precautionary element, a sense of caution, because things can't be stopped inside a jail, inside homes. राइट। तो क्या हुआ कि उसको कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया। बाद में खैर वो दोबारा उठा। उसके बाद मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये रिपोर्ट भी मैंने उस समय पे कवर की थी, स्टोरी भी। देन आई वाज अ क्राइम रिपोर्टर। एक फिल्म बनती है, ओके।
उसका नाम था फायर। फायर। उसमें शबाना आजमी और नंदिता दास थी। ओके। और फायर मूवी में इट वाज अबाउट टू वुमेन, देवरानी जेठानी थी, ओके। who enter into a relationship and it was based in बनारस। और बनारस जैसे धार्मिक शहर में उसमें बवाल हो गया। ओके। और उसमें हुए बवाल की हालत ऐसी हुई कि शबाना आजमी और नंदिता दास को रातों रात शहर छोड़ना पड़ा। एंड मुझे याद है कि मुझे रात शाम को करीब 5 बजे शबाना आजमी का फोन आया था और मैं लखनऊ में था कोइंसिडेंटली उस टाइम पे। एंड देन आई रश्ड फ्रॉम लखनऊ टू बनारस इन द नाइट एंड एट late in the night 12 or 1 in the night she gave me an interview and early morning they left the town। Okay. और उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई उसमें भी तमाम बवाल हुआ। दिल्ली सूरत और मुंबई जैसे शहरों में पोस्टर फाड़े गए, उसका तमाम विरोध हुआ। असली बैटल जो डीक्रिमिनलाइजेशन, उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी पे क्रिमिनल क्राइम माना जाता था और उसको लेके लोग अरेस्ट कर दिए जाते थे। नॉट ओनली दे वर treated as somebody who is odd and ill, बीमारी माना जाता था। Okay. बट पुलिस भी उनको क्रिमिनलाइज करती थी if they were caught in acts या कंप्लेंट होती थी। 2000 में आते आते एक पहली बार डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी का एक मूवमेंट शुरू होता है। 2003 में हाई कोर्ट में एक याचिका थी फॉर डीक्रिमिनलाइजिंग, वो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा। यानी इट रिमेन्ड अ क्राइम। 2009 आते आते क्या होता है कि हाई कोर्ट में एक छोटा सा रिलीफ मिलता है कि अगर आप प्राइवेट स्पेस में यू आर इनटू अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, वो क्राइम नहीं है। Delhi High Court said this. Delhi High Court said। Okay. Then in 2013 in the same Supreme Court, this High Court order is overturned। Okay. ये ओवरटर्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसके बाद नुकसान होता है। लेकिन 2013 का जो वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था और हाई कोर्ट का जो डीक्रिमिनलाइजेशन था, वो पहली बार इस देश में जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको यूनाइट कर देता है। Okay. It becomes a forum। Then in October 2018 comes the day when eventually the Supreme Court in a historic judgment abolishes 377 which criminalized homosexuality, यानी समलिंगता या अपराध था उसको डीक्रिमिनलाइज करता है, वो अपराध नहीं रहा। लेकिन उसके साथ एक और बैटल अच्छी जीती जाती है कि जो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्निशन मिलता है। अदरवाइज they were treated as social outcasts। Right. Absolutely. The system did not even recognize them। सोचिए एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसा लगता था जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। That was a moment and I think from there on the battle moved in earnest। 2020 में एक केरला का कपल जो है केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता है सेम सेक्स मैरिज के लिए। उसके बाद ऐसी ही दिल्ली में, उड़ीसा में पिटिशंस दायर होती हैं। नवंबर 5, 2022 में एक कपल जो है वो सेम सेक्स मैरिज के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका मूव करता है। ठीक है। जो जेंडर न्यूट्रलिटी चाहता था इस मामले में, और कोर्ट उस दायरे में पहली बार द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट, और सेंट्रल अटॉर्नी जनरल सबको नोटिस भेजता है। दिसंबर 14, 2022 को क्या होता है कि एक इंडियन सिटीजन एंड एक US सिटीजन मिल करके एक रिकग्निशन ऑफ मैरिजेस अंडर द फॉरेन मैरिज एक्ट एक याचिका डालते हैं। जनवरी 6, 2023 आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सारे केसेस को अलग अलग हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करता है। लेकिन फिर बातचीत जब होती है कोर्ट में तो फरवरी 15 की तारीख फिक्स करता है कि सरकार को कहता है कि भाई इसमें जवाब दो हमें। और जनवरी के महीने में और नोटिस आते हैं, फरवरी के महीने में और नोटिस आते हैं, सिमिलर याचिकाएं जुड़ती जाती है। मार्च 12 तारीख 2023 को सरकार फाइनली एक एफिडेविट लिखती है, अपना मुंह खोलती है इस मामले पे, और वो कहती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फैमिली इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमन। इट स्पेसिफाइज कि भारत में जो शादियां हैं वो बड़ा क्लियरली पुरुष और महिला का कॉन्सेप्ट के लेके चलती हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट कैन नॉट चेंज द एंटायर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क which is embedded not just in the constitutional flow of things but also in the religious and societal methods। समाज और धर्म में दोनों के आधार पुरुष, बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला इनग्रेन्ड है, ये लेकर के चलते हैं।
और कोर्ट को ये कहते हैं कि आप ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस फ्रेमवर्क को। और जो मैंने आपको बात बताई पहले, सरकार ये दलील देती है कि करीब 150 से ऊपर कानून जो है वो बदलने पड़ेंगे। कुल मिला के जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि करीब 160 प्रोविजंस इन डिफरेंट लॉज नीड्स टू बी इवेंचुअली चेंज्ड। अब उसमें जो पेटिशनर्स हैं वो अड़े हुए थे कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 वो निहित है कि राइट टू लाइफ, ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग लोच है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, इसलिए उनको एक फ्रीडम और ये राइट मिलना, सेम सेक्स मैरिज का राइट मिलना चाहिए। अप्रैल 1 आया तो जमायत उलमा हिंद, जो मैंने बताया रिलीजियस स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स के, उन्होंने कहा हम विरोध करते हैं। उसके बाद दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट DCPCR जो है वो कूद जाता है कि नहीं साहब, हमको लगता है कि ये ठीक है। उसके बाद पहली बार अप्रैल 15 को ये जो बेंच जिन्होंने आज ऑर्डर दिया, अप्रैल 15 को इस पे 5 मेंबर बेंच बना दी जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस पे विचार करेगी। अप्रैल 17 को सेंटर फिर से एक एफिडेविट डालता है, वो कहता है कि इसका मेंटेनेबिलिटी नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये पूरी जो याचिकाएं हैं ये मेंटेनेबल नहीं है। ये सेम सेक्स मैरिज जो है ये जुडिशियल एडजुडिकेशन के जरिए नहीं तय हो सकता। ठीक है, ये जो डोमेन है ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है। लेकिन उसमें एक बात कहता है कि ये अर्बन एलिटिस्ट व्यू है जो कि सोशल एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है, यानी शहरी जो अर्बन एलिट्स हैं वो एक सोशल एक्सेप्टेंस, एक कॉन्सेप्ट के लिए ढूंढ रहे हैं जो कि देश के बड़े हिस्से में नहीं चलता। उसके बाद जो NCPCR है, जो महिला उसके अंदर आता है, जो आयोग में आता है चाइल्ड विमेन चाइल्ड वेलफेयर, वो कहते हैं कि सेम सेक्स के पेरेंट, जो मैंने बात कही कि उनका बच्चों का ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, मेल फीमेल या जो ट्रेट्स होते हैं। अप्रैल 18 को इस साल में ही सुनवाई शुरू होती है 5 जजों के बेंच के द्वारा। अप्रैल 27 को सरकार कोर्ट पूछती है कि क्या बेनिफिट दिए जाते हैं। मुझे याद है जिससे चंद्रचूड़ ने सवाल पूछे थे कि जो ये कपल्स हैं इस तरह के सेम सेक्स मैरिजेस में, उनको सरकार क्या बेनिफिट दे सकती है। सरकार का ऑपोजिशन था कि इनको अलग से क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं। मई 10 को इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है कि राजस्थान जैसे तमाम राज्य जो है वो भी अपोज कर देते हैं, वो भी अपना दायर करते हैं। मई 11 को इस पे वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा, और वो ऑर्डर जो मई 11 को रिजर्व किया गया था उसमें विचार हुआ, विमर्श हुआ, 5 जजों ने अपने ऑर्डर लिखे, 4 जज वो थे और 3-2 के वर्डिक्ट से ऑर्डर जो है ये याचिकाएं जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये इतिहास है। सर अभी बस ये तो पूरा मैंने कानून समझा, हमें और जितने लोग भी देखेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री पता चली हमें कहाँ से शुरू हुआ। बट अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट दीज कपल्स विल गेट? लाइक अभी कानूनी तौर पे उनका एक्सेप्टेंस अभी भी वो रह गया, वो सेटबैक है। But there's a very beautiful statement by Chief Justice D.Y. Chandrachud, and he said कि acceptance उनकी रहेगी, उनके साथ मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उससे इनको अभी के सिनेरियो में बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं? देखिए, मैं अगर कहूँ कि इस कोर्ट से कोई डायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट जो है एक्रू होगा, वो नहीं। क्या है कि उनकी डिमांड ये थी एक लीगल रिकग्निशन to be provided by the Supreme Court, right. वो नहीं मिली। क्या इससे जो निहित मामले थे वो सुलझ गए हैं? वो पिटिशनर चाहते थे कि एक ऐसा रूट मिल जाए रिकग्निशन का कि 2 जो एडल्ट्स हैं आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल लॉज, यानी पर्सनल लॉज मना करते हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनल लॉज के डेफिनेशन से बाहर उनको ये एक वैलिडिटी मिल जाए, लीगल स्टेटस मिल जाए। गवर्नमेंट जो थी वो इस बात पे आमादा थी कि मैरिज जो है वो डिफाइन होती है रिलीजियस और तमाम बिलीफ्स के पर्सनल के आधार पे। तो क्या बहुत सारा उनको मिल गया? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम सेक्स मैरिजेस है तो क्या उनका जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसको कोई उनको एडॉप्शन अलाउ होगा? नहीं हो पाएगा। सक्सेशन के इश्यू में क्या होगा? मान लीजिए किसी एक परिवार के 2 लड़के आपस में शादी कर लेते हैं, उनको आप क्राइम के तौर पे बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, मान लीजिए
समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात भी मुश्किल जरूरी है। लेकिन क्या सक्सेशन में क्या होगा, यानी पितृ की संपत्ति का क्या होगा, क्या कानूनन सीधा हक बनेगा, ये कहा नहीं जा सकता। गार्जियनशिप अगर मान लीजिए कोई बच्चे को रख भी लेते हैं तो ये इशू एक चैलेंज था ना, तो वो अब वो तो मिट गया। खैर जैसे डिवोर्स जैसे चेंजेस होते हैं उसमें हाँ, ये इश्यूज आते हैं कि बच्चे का पोजीशन क्या होगा, तो एडॉप्शन ही नहीं है, जब एडॉप्शन कर सकते हैं एक्चुअली, तो क्या है कि ये सारी जो एक डिमांड थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, वो कोई भी टैकल नहीं हुई है। राइट। लेकिन हाँ, कोर्ट के द्वारा ये कहना कि एक कमिटी ये जांच करेगी कि डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम किया जाए। एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से आया है तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव रहेगा डिस्क्रिमिनेशन पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए सरकारें चलती हैं वोट से, राइट, कोर्ट चलते हैं कानून से और एविडेंस से। राइट। अब मान लीजिए अगर जनमानस में इस चीज पे बहुत ज्यादा सरकार को समर्थन मिलता है कि जो उसकी ना है, हाँ, तो क्या सरकारें ऐसा कुछ करेंगी जो कि जनता के खिलाफ होगा? राइट। क्योंकि उनको वोट दिखता है, राइट, सरकारों को वोट दिखता है। एब्सोल्युटली। तो नीदर द हिंदू नॉर द मुस्लिम्स नॉर द क्रिश्चियंस, नो, व्हेन सोसाइटी विल नॉट बी रेडी, सिमिलरली द गवर्नमेंट विल नॉट। तो इस कमेटी का कितना आउटकम हो पाएगा, वन विल हैव टू वेट एंड सी रियली। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेप, एक जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा स्टेप जरूर बढ़ा है, बिकॉज द कोर्ट्स हैव सेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। राइट, राइट। तो क्या है कि कहीं ना कहीं एक आवाज में थोड़ी बुलंदी आएगी इस बात में कि आप ये इतना डिस्क्रिमिनेशन का लेवल जो है, कोर्ट इज वॉचिंग। Right. If somebody wrongs somebody, if some policeman does not help a couple which is being tortured or harassed, then they can go to the courts. Right. यानी ये रास्ता आज है कि कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अगर कोई करता है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स कि पुलिस वाला मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। जब मैं फूड कमिश्नर के पास गया या जो देखता है कंसर्न डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं बना रहा राशन कार्ड, then I can go to the courts. Absolutely. So this little benefit has been created for these people. इस पे बस मैं एक बात eventually end में अगर आप मुझसे पूछना चाहें, that why did the court say कि this is in the domain of the government, right, not in the court, like court. ये point बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को लगेगा, LGBT कम्युनिटी को भी लगेगा कि साहब आज कोर्ट ने धोखा दे दिया हमें। राइट, यानी आहत होंगे, उनको लगता है एक उम्मीद थी पास द बॉल, कि पास द बॉल, हाँ, कि पास द बक टू अ गवर्नमेंट व्हिच इज रिलक्टेंट, जो कि पहले ही एफिडेविट दे चुकी है, भाई अब ये नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस नहीं हमारी। तो लीविंग इट टू द पार्लियामेंट व्हिच हैज नॉट डन एनीथिंग since 1990 when the demands were being raised, right, for anything, it has taken a very long time, right, for homosexuality to be decriminalized by the courts. तो इनको लगता है LGBTQ प्लस कम्युनिटी को कि यही आसरा है बस कोर्ट, तो वहां भी रिलीफ नहीं मिला। इसका एक कारण है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानूनी पेंच है। The reason is that the constitution बहुत सारी बातें लिखता है, बहुत बातों पे साइलेंट रहता है, right, and this is an issue of silence of the constitution, which falls into the purview of the silence of the Indian constitution. Right. Framers of the constitution जब constituent assembly में बैठे थे in the pre-49 era, तो उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो कितना लिखते हैं, right, और कई सारे कानून ऐसे बनाते हैं कि अगर उसमें लिख दिया तो वो कोडिफिकेशन हो जाता लाइफ का। right. तो उनका नजरिया ये था कि कई चीजें समाज नेता और तमाम लोग अपने और देश अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, right, और उसमें इवॉल्व करता है, right. तो उन्होंने कुछ चीजों पर साइलेंस करके गैप रखा। जैसे कि मैं ये उसको कहते हैं द लेफ्ट वाज स्पेस वाज लेफ्ट ओपन फॉर प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपीरियंस। वो एक स्पेस छोड़ी गई। 1954 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रिवेसी था, उस पे जो था फर्स्ट टाइम जब पहली बार कोर्ट में आया था, तब प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, राइट, राइट, कि प्राइवेसी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। बट इन 2018 it was said that the right to privacy was recognized as an inherent to life under Article 21. ये कहा गया कि right to privacy is as important as right to life. Right to life, yeah. तो जो पुराने टाइम में था, उस कानून को 1954 में था अगर, तो 2018 में आकर के privacy had become important.
Absolutely. सो द नेशन इवॉल्व्ड ना, Yeah. he was. कानून में साइलेंस था इस पे, लेकिन राइट टू प्राइवेसी को 1954 में जो कोर्ट्स नहीं कर पाई वो 18 में आके किया गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो आर्टिकल 200 है एक, जिसमें एक बात कही गई कि जब गवर्नर्स जो हैं, जो उन गवर्नर्स के हक की हुकूक की बात होती है 153 और तमाम आर्टिकल्स के जरिए, उसमें गवर्नर इज द वन जिसको हक है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स को क्लियर करे। ठीक है। लेकिन उसमें एक साइलेंस है, साइलेंस इज ऑन द टाइम, Right. कि कितने समय में करे। हाँ। एक समय पे गुजरात में ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, महाराष्ट्र ने ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए मकोका नाम का कानून पास किया। जी जी। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, महाराष्ट्र में सरकार थी कांग्रेस की, तो गवर्नर साहब थे कांग्रेस के अपॉइंटेड, तो वो कानून महाराष्ट्र का तुरंत पास हो गया। लेकिन गुजरात में जो सरकार थी वो थी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, और जो गवर्नर थी वो थी कांग्रेस की, और केंद्र में थी कांग्रेस। राइट। सालों तक नरेंद्र मोदी का ऑर्गेनाइज क्राइम का मकोका लॉ जो महाराष्ट्र की तर्ज पे बना था, जो क्लियर कर दिया गया था, वो क्लियर नहीं किया गया। द गवर्नर डिड नॉट। अभी भी आप देख रहे होंगे तमाम झगड़े होते हैं राज्य सरकारों के कि बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर मेरे बिल नहीं क्लियर कर रहे। नाउ दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। क्यों? कोई कानून कितना खराब या अच्छा हो सकता है उस पर डिपेंड करता है ना कि गवर्नर का। राइट। तो दैट्स अ मैटर ऑफ द डिस्क्रिशन एंड विवेक जिसे कहते हैं ना ऑफ द गवर्नर। तो वो उस पर साइलेंस था, लेकिन उसमें कभी सरकार और कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने सोचा था कि गवर्नर इतने कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे कि वो सरकार की कहने की बात करेंगे। उनको लगता था पॉलिटिकल विवेक होगा। अब इनकी गलती जो है, ये जो गलती थी, उसमें देश में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो हमारा पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 है, उसमें 7 फंडामेंटल राइट है हमारे। इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो अपील हुई है फ्रीडम के अंदर हुई, राइट टू फ्रीडम। ये अपील राइट टू फ्रीडम में हुई, लेकिन राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू मैरिज कोई है ही नहीं। जब आपको राइट टू मैरिज कोई बात नहीं कह रहा, आपको फ्रीडम है तमाम तरह की, आप शादी करिए या ना करिए, तो अगर वो ये कानून नहीं है कि राइट टू मैरिज, देन हाउ कैन यू हैव अ राइट टू मैरिज बिटवीन द सेम सेक्स इन द एब्सेंस ऑफ राइट टू मैरिज? जब राइट टू मैरिज नहीं है तो राइट टू सेम सेक्स मैरिज भी कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं हो पाता है। दैट इज द बिग चेंज वन हैज टू मेक, दैट कैन मैरिज be made a constitutional right. Now till that is addressed, this is a problem. I mean, not just our relationships, but also our constitution, our laws, काफी complicated चीजें। But ending में मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से चीफ जस्टिस का हमारे स्टेटमेंट आया, तो मैं चाहूंगा, जैसे आप एड्स का एग्जांपल दे रहे थे, तो एड्स देखे हमने, तो वैसे ही मैं चाहूंगा इन रिश्तों को लेकर के, एक्सेप्टेंस को लेकर के एजुकेट किया जाना चाहिए लोगों को। मेरे ख्याल से समाज को ये जानना चाहिए कि ये कोई विकृति नहीं है। राइट। ये प्रेफरेंसेस हैं, और जो समाज बदलता नहीं है समय के साथ, वो नुकसान। On that note, we are ending this discussion. Thank you so much, sir, for this explanation. And we would say that's the gist. See you in the next one.